अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, इन लेक्चर्स में हम सेकेंड ईयर इंग्लिश बुक 2 के टेक्स्ट पर काम कर रहे हैं। हम इस लेसन में, इस लेक्चर में यूजिंग द साइंटिफिक मेथड के टेक्स्ट पर काम करेंगे। यूजिंग द साइंटिफिक मेथड सेकेंड लेसन है सेकेंड ईयर इंग्लिश बुक में। हमने पहले इस सिलसिले में थोड़ी बात की। आज हम मज़ीद इसके टेक्स्ट को देखते हैं। सबसे पहले ये हेडिंग आप देखें, बेटर सैनिटरी कंडीशंस। व्हेन यू आर रीडिंग सम टेक्स्ट and you go through the heading of that text, that heading tells you a lot what is there in the text. आपको उसका अंदाज़ा लगाना चाहिए। अब बेटर सैनिटरी कंडीशंस स्टडी करने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि राइटर ये साबित करेगा या ये साबित करने की कोशिश करेगा कि आजकल हमको माजी के मुकाबले में बेहतर सैनिटरी कंडीशंस मुयस्सर हैं। बहरहाल ये बेटर सैनिटरी कंडीशन, जब आप इसको एज अ फ्रेज़ चेक करते हैं कि ये फ्रेज़ है, तो आपको पता चलता है इस फ्रेज़ को कंस्ट्रक्ट करने के लिए राइटर ने एक एडजेक्टिव यूज़ किया है, देन एन अदर एडजेक्टिव और देन कंडीशंस नाउन। यानी आप इस तरह से डिफरेंट नाउन फ्रेजेस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें सेंटेंस को। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन what sanitary conditions in some of our larger cities were like only 100 years ago. आप इस सेंटेंस को देखते हैं तो आपको पता चलता है ये एक कम्प्लेक्स सेंटेंस है, और इस कम्प्लेक्स सेंटेंस की प्रिंसिपल क्लॉज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन है, और आप आइडिया कर सकते हैं किस तरह से इस क्लॉज को कंस्ट्रक्ट किया गया है। इसकी सबऑर्डिनेट क्लॉज व्हाट से शुरू हो रही है, ठीक है। एंड देन सैनिटरी कंडीशन इन सम ऑफ आवर लार्जर सिटीज़, ये इस क्लॉज का सब्जेक्ट है। मैं चाहूँगा कि आप इस लेक्चर को सुनते हुए, इस लेक्चर को देखते हुए इस बात पे कमेंट करें कि ये व्हाट से शुरू होने वाली क्लॉज कौन सी क्लॉज है, यानी वो नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, या एडवर्ब क्लॉज है। ठीक है, एंड देन आपको इस सेंटेंस को क्लोजली देखना चाहिए कि इस सेंटेंस में राइटर ने वो कौन सी टेक्निक्स यूज़ की हैं जो इस सेंटेंस को इतना ज़्यादा अफेक्टिव बनाती हैं। लाइक इन सम ऑफ आवर लार्जर सिटीज़, इसको राइटर बाद में भी लिख सकता था, एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, बट ही हैज़ पुट इट राइट आफ्टर द सब्जेक्ट वर्ड्स। तो क्यों ऐसा करने का क्या फ़ायदा होता है, ये आप अपने आप से लाजमी पूछा करें। एंड देन ऑफ कोर्स जहाँ पे भी कोई वर्ब आए, आप उस वर्ब को अच्छी तरह से एनालाइज करें कि वो मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है।
एक्शन वर्ब है या स्टेट वर्ब है। अगर एक्शन वर्ब है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब है या इनट्रांजिटिव वर्ब है। इस सेंटेंस की सेकंड क्लॉज में वर्ब वर यूज हुआ है। तो आपने देखना ये है कि ये वर यहाँ पे स्टेट वर्ब है या एक्शन वर्ब है, मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है। एंड देन अगेन लास्ट क्लॉज ऑफ द सेंटेंस देखें, ओनली 100 ईयर्स अगो, एक एडवर्ब क्लॉज है जो टाइम का आइडिया देती है, ठीक है। ओनली 100 ईयर्स अगो। एंड अगेन रूल जो आप पीछे देख के आए हैं कि जब वर्ड 100, 1000 इस किस्म के वर्ड उनसे पहले कोई नंबर इस्तेमाल हुआ हो तो आपने उस 100 या 1000 या मिलियन वट एवर दैट इज उसको आपने प्लूरल नहीं करना, ठीक है जी। अब नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए। नेक्स्ट सेंटेंस अगेन राइटर ने एक प्रेपोजिशनल फ्रेज से शुरू की है। हालांकि राइटर इसको शुरू कर सकता था कि हाउसहोल्ड गार्बेज एंड रिफ्यूज वर थ्रोन, ठीक है, into narrow unpaved and poorly drained city streets। राइटर इसको इस तरह से भी लिख सकता था। राइटर ने इसको प्रेपोजिशनल फ्रेज से लिखा क्यों, क्या मकसद, क्या ऑब्जेक्टिव राइटर हासिल करना चाहता है, ठीक है। जब आप इस चीज़ के पीछे जाएंगे और फाइनली जब आपको लगेगा कि यू आर बिकमिंग एन एक्सपर्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज तो आप भी इस किस्म के सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर देंगे, ठीक है जी। अब एक और बात जो आपने देखनी है कि ये हाउस होल्ड गार्बेज एंड अदर रिफ्यूज दो नाउन फ्रेजेस हैं और इन दो नाउन फ्रेजेस को एंड के ज़रिए जोड़ा गया है। जब दो सिंगुलर नाउन्स को या दो सिंगुलर नाउन फ्रेजेस को आप एंड के ज़रिए जोड़ दें तो वर्ब बाद में प्लूरल लगाएंगे, ये वर्ब, इस बात को नोट करना है, ठीक है। दिस इज़ समथिंग वेरी मच इम्पोर्टेंट। आपको इसका आइडिया होना चाहिए कि जब आप दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर नाउन्स को कंजंक्शन एंड के ज़रिए जोड़ते हैं तो उसके बाद आप वर्ब क्या करेंगे, प्लूरल यूज़ करेंगे, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। एंड देन ये वर्ड थ्रोन को भी आपने नोट करना है कि ये वर्ड थ्रोन लगा है, पैसिव स्ट्रक्चर यूज़ हुई है और राइटर ने पैसिव स्ट्रक्चर क्यों यूज़ की है। ऑल दीज थिंग्स आर वेरी मच इम्पोर्टेंट। अब अगर आप अपने टेक्स्ट को इस तरह से गो थ्रू करना शुरू करें तो आप टेक्स्ट को बेहतर अंदाज में अंडरस्टैंड कर सकते हैं और जब आप इसको बेहतर अंदाज में अंडरस्टैंड करेंगे एंड फाइनली जब आपको अपना खुद का टेक्स्ट क्रिएट करना पड़ेगा, आपके लिए टेक्स्ट क्रिएट करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। अच्छा, बाकी अगर आप इन सेंटेंसेस में देखते हैं वोकैबुलरी नॉट डिफ़िकल्ट एट ऑल। इमेजिन वर्ड यूज़ हुआ है, तसव्वुर करना, आप बहुत देर से इसको पढ़ते आ रहे हैं। कंडीशंस, आई थिंक इट इज़ वेरी कॉमन वर्ड, आपने बड़ी देर से इसको जो है वो पढ़ा है। और ये अनपेव्ड, आई डोंट थिंक दिस इज़ अ न्यू वर्ड फॉर यू, ठीक है। पेमेंट या अनपेव्ड ये फर्स्ट ईयर में आप पढ़ के आए हैं, ठीक है। अनपेव्ड क्या होता है, जिसे पक्का ना किया गया हो, ठीक है। पुअरली ड्रेन्ड, जिसमें निकासी आब का इंतज़ाम ना हो। हाउस होल्ड गार्बेज एंड अदर रिफ्यूज, ये आपको पता है कि घर में जो कूड़ा गंदगी होती है उसको बोलते हैं। तो वोकैबुलरी इज़ नॉट डिफ़िकल्ट एट ऑल। तो वोकैबुलरी तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती। कंडीशन इज़ कि आप अपनी पिछली क्लासेस में अपने टेक्स्ट के साथ अच्छी तरह से इंटरेक्ट करते रहे हो। बहरहाल ये नेक्स्ट टू सेंटेंसेस देखें। एनिमल्स वैंडर्ड थ्रू द स्ट्रीट्स फीडिंग अपॉन द गार्बेज।
अब इस सेंटेंस को देखें, वेरी सिंपल स्मॉल सेंटेंस है। वैंडर्ड थ्रू, वो फ्रेज यूज हुई है, थ्रू द स्ट्रीट्स, ठीक है। वैंडर्ड क्या होता है? आवारा फिरना। ये भी नया वर्ड नहीं है आपके लिए, आप इस वर्ड को पहले स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। एंड देन ये फीडिंग अपॉन द गार्बेज, बार बार मैं इस बात को एम्फेसिस कर रहा हूँ, इस बात को एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेजेस हैं उनका ख़ास तौर पे ख्याल रखें। फीडिंग अपॉन द गार्बेज किस किस्म की फ्रेज है? कमेंट्स में लाजमी मेंशन करें कि ये किस किस्म की फ्रेज है। ऑफ कोर्स जब आप इन वीडियो लेक्चर्स को इस अप्रोच के साथ देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो आप लैंग्वेज सीखने के लिए एक्टिव होंगे एंड आपका ये एक्टिव होना आपकी इंटरेक्टिविटी से शो होगा। तो लाजमी मेंशन कीजिएगा कि ये फीडिंग अपॉन द गार्बेज किस किस्म की फ्रेज है। देन नेक्स्ट सेंटेंस देखें, outdoor toilets were common, many of them situated where human waste drained into wells from which people obtained drinking water। अब इस पूरे सेंटेंस को देखें और बताएं कि ये किस किस्म का सेंटेंस है, कहाँ पे डिफरेंट क्लॉजेस की बाउंड्रीज आती हैं, कहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्लॉज यहाँ से ख़त्म होती है और नेक्स्ट क्लॉज यहाँ से शुरू होती है। एंड देन ऑल्सो ट्राई टू सी व्हाट काइंड ऑफ क्लॉज जिस पे भी आप कंसीडर कर रहे हैं कि वो किस किस्म की क्लॉज है। अच्छा, ये मैनी ऑफ देम सिचुएटेड वर्ड्स के इस ग्रुप को स्पेशली नोट करें, राइटर ने यहाँ पे क्या किया है। इज दिस एन ऑर्डिनरी वे ऑफ राइटिंग अ सेंटेंस, और या एक्सपर्ट लेवल पे आप इस तरह की डिवाइसेस, आप इस तरह की टेक्निक्स यूज करते हैं। एंड देन वेयर से किस किस्म की क्लॉजेस शुरू होती हैं, ऐसी क्लॉज जो प्लेस, टाइम, मैनर वगैरह का आइडिया दे, उस किस्म की क्लॉज को आप क्या कहेंगे, ठीक है। एंड ये प्रपोजिशन ड्रेन्ड इन क्यों नहीं लगाया राइटर ने, इनटू क्यों लगाया, ठीक है। इस किस्म के क्वेश्चन अपने आप से पूछें। और फिर ये इसके बाद फ्रॉम विच, इसके बाद जो क्लॉज शुरू हो रही है, अब ये फ्रॉम विच वर्ड्स का ग्रुप वेल्स को रेफर कर रहा है, वेल्स की तरफ इशारा कर रहा है। अब जब वर्ड्स का कोई ग्रुप या कोई वर्ड इस तरह से किसी नाउन की तरफ इशारा करे, उसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद आने वाली क्लॉज को हम क्या कहेंगे, हम उसे नाउन क्लॉज कहेंगे, एडजेक्टिव क्लॉज कहेंगे, एडवर्ब क्लॉज कहेंगे, क्या कहेंगे, ठीक है। दीज थिंग्स आर वेरी मच इम्पोर्टेंट। अगेन आई एम टेलिंग यू वेरी क्लियरली कि आपको अपनी इंग्लिश टेक्स्ट के साथ इंटरेक्शन बढ़ाने की ज़रूरत है। आप उसे बेहतरीन अंदाज में समझने की कोशिश करें। ऑफ कोर्स आइडियाज़ आर इम्पोर्टेंट, लेकिन आइडियाज़ किस तरह से प्रेजेंट होते हैं, वो कौन सी टेक्निक्स होती हैं जो राइटर्स यूज़ करते हैं टू कम्युनिकेट देयर आइडियाज़, उनका भी आपको पता होना ज़रूरी है। और उनका पता आपको उसी वक्त चलेगा जब आप टेक्स्ट के साथ ज़्यादा क्लोजली इंटरेक्ट कर रहे होंगे, टेक्स्ट को ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझने की कोशिश कर रहे होंगे। अगेन इन दीज टू सेंटेंसेस I don't think that there is hardly a single word which you cannot understand. Very easy vocabulary. लेकिन आपने राइटर की टेक्निक पे
गौर करना है कि राइटर किस तरह से अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट कर रहा है और वर्ड्स को किस तरह से डिफरेंट ग्रुप्स में अरेंज करके डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रेजेस एंड क्लॉजेज कंस्ट्रक्ट की जाती हैं। ऑल दीज थिंग्स आर वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर यू। चलिए जी अगले सेंटेंसेस देखते हैं। आई थिंक इनकी कंप्रीहेंशन आपकी कंप्लीट हो गई होगी और हो जानी चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंसेस देखते हैं जी। टुडे आवर सिटी स्ट्रीट्स आर पेव्ड एंड वेल ड्रेन्ड and they are cleaned regularly. What kind of sentence is this? सोचें ज़रा किस किस्म का सेंटेंस है? I don't think there is any word, any difficult word in this sentence. नेक्स्ट सेंटेंस को देखें अगर आपने पहले सेंटेंस का पता चला लिया। It is against the law to throw garbage in the streets. Again, very small sentence, but very elegant sentence. It is against the law to throw garbage in the streets. ये to throw garbage in the streets किस किस्म की फ्रेज है? ज़रा गौर कीजिए और कमेंट्स में मेंशन करें इसको। नेक्स्ट सेंटेंस को देखें। सेवेज फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ द सिटी is carried through sealed pipes to disposal plants. Again, what kind of sentence? मेरा ख्याल है इस किस्म के सेंटेंसेस को आप लोग बड़ी आसानी से recognize करने लगे होंगे। Any difficult word in these three sentences? I think ये carried through. Is it difficult? कैरी क्या होता है? लेके जाना किसी चीज़ को। कैरिड थ्रू होता है किसी चीज़ में लेके जाना। एंड देन सील्ड पाइप्स, इस नॉन फ्रेज को देखिए क्या है? सील्ड पाइप्स। अब ऑफ कोर्स ये सील्ड एडजेक्टिव है, लेकिन इस किस्म के स्पेशल एडजेक्टिव्स को हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, पहले हम बात कर चुके हैं। और ये टू डिस्पोजल प्लांट्स prepositional phrase, it shouldn't be difficult to understand the prepositional phrases. अच्छा, अब to disposal plants अगर phrasal ये अगर एक prepositional phrase है, to throw garbage in the streets क्या ये भी एक prepositional phrase होगी? सोचिए, कमेंट्स में लाजमी मेंशन कीजिएगा। बहरहाल आप देख सकते हैं कि किस तरह से राइटर्स जनरली वेरी इजी वर्ड्स यूज़ करते हैं टू कम्युनिकेट देयर आइडियाज़। अब लॉन्गमैन की रिसर्च के मुताबिक 3000 वर्ड्स, मैं पहले भी ये मेंशन कर चुका हूँ, दोबारा मेंशन करना चाहता हूँ कि इतने ज़्यादा वर्ड्स नहीं होते जिनका आपको पता होना चाहिए इंग्लिश की अच्छी कंप्रीहेंशन के लिए। अकॉर्डिंग टू लॉन्गमैन, अगर आपको वो 3000 वर्ड्स आते हैं तो आप 86% या इससे ज़्यादा इंग्लिश को समझ सकते हैं। तो 86% इज़ अ बिग डील। तो यही वर्ड हैं बार बार यूज़ होते हैं और आपको इन वर्ड्स के साथ क्लोजली इंटरेक्ट करना चाहिए ताकि आपको इनके मीनिंग का पता चल जाए और आपको इनके डिफरेंट यूजेस का पता चल जाए कि ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं और इनके मीनिंग किस किस तरह से चेंज होते हैं। चलिए जी नेक्स्ट सेंटेंसेस देखते हैं। ये तो सेंटेंसेस वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। आई डोंट थिंक कि आपको इन्हें समझने के लिए किसी भी किस्म की मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। थ्रू द यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड it has been demonstrated that unsanitary conditions cause the spread of diseases like typhoid fever, cholera and dysentery. अब इस सेंटेंस को देखें। अगेन राइटर ने थ्रू द यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड एक प्रपोजिशनल फ्रेज से इस सेंटेंस को शुरू किया है। क्यों किया है? आपने ये क्वेश्चन करना है, देखना है कि राइटर ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है,
उसके बाद इट हैज़ बीन डिमॉन्स्ट्रेटेड, डिमॉन्स्ट्रेट शोन, यानी ये जाहिर किया गया, दिखाया गया है। सबऑर्डिनेट क्लॉज दैट से शुरू हो रही है, आपने बताना है ये किस किस्म की क्लॉज है। दैट अनसैनिटरी कंडीशंस कॉज द स्प्रेड ऑफ डिजीज, द स्प्रेड ऑफ डिजीज, नॉन फ्रेज। देखें किस तरह से इसको कंस्ट्रक्ट किया गया। वर्ड लाइक को देखें, इसको नोट करना है आपने कि लाइक किस तरह से लिस्ट प्रेजेंट करने के लिए यूज होता है, लाइक टाइफाइड फीवर, कोलरा एंड डायसेंट्री। तो वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड ये लाइक, बहुत ज़्यादा यूज होता है इन योर कॉन्वर्सेशन एंड इन योर रिटन लैंग्वेज, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो आपने इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, स्पेशली जब ये इस तरह से एक लिस्ट को प्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। एक और लाइक जब यूज़ करते हैं हम सिमिलरिटी क्रिएट करने के लिए, ये सिमली जो एक फिगर ऑफ स्पीच है उसको डिनोट करता है। अगेन लाइक वर्ब के तौर पर भी यूज़ होता है, लाइक नाउन भी है, ठीक है। तो इस वर्ड लाइक को आपने बहुत अच्छी तरह से देखना है कि आप इसको कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगेन जब आप इस सेंटेंस को देखते हैं पूरे को, आई डोंट थिंक दैट देयर इज़ एनी वर्ड यू आर नॉट फेमिलियर विद। कोई भी ऐसा लफ्ज़ इस पूरे सेंटेंस में नहीं है जिसके साथ आप फेमिलियर ना हो, जिसको आप जानते ना हो। एक बात और आपने नोट करनी है, आप पूरे ऐसे को देखते चले आ रहे हैं, राइटर क्या कर रहा है, राइटर पैसिव स्ट्रक्चर्स का बहुत यूज कर रहा है। क्यों कर रहा है ये भी आपने अपने आप से पूछना है, ठीक है। और ये ऐसे एक्चुअली एक टाइप की एकेडमिक स्टडी है, रिसर्च टाइप ऐसे है, तो एक ख़ास पॉइंट ऑफ व्यू को इस्टेब्लिश कर रहा है। इस किस्म की राइटिंग को जनरली एकेडमिक राइटिंग बोलते हैं। एकेडमिक राइटिंग में पैसिव स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखें। टुडे मोस्ट ऑफ सिटी गवर्नमेंट्स हैव departments of sanitation which keep the city clean and thereby prevent the spread of a certain disease। अब इस सेंटेंस को भी आप देखें, राइटर ने टुडे से इस सेंटेंस को शुरू किया। क्या फ़र्क पड़ता है जब आप इस तरह से टुडे से सेंटेंस को शुरू करते हैं। टुडे को आप एंड पे भी लेके आ सकते हैं, लेकिन आप शुरू में क्यों लेके आते हैं, ठीक है। मोस्ट सिटी गवर्नमेंट्स, ठीक है, एक नॉन फ्रेज है। किस तरह से ये नॉन फ्रेज क्रिएट हुई है, सिटी ऑफ कोर्स नाउन है, बट यहाँ पे ये गवर्नमेंट्स को क्वालिफाई कर रहा है। इससे आपको एक आइडिया होता है कि नाउन्स को आप एज एडजेक्टिव्स भी यूज़ करते हैं, ठीक है। हैव को देखें, यहाँ पे हैव क्या हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है। दिस इज समथिंग वेरी मच इम्पोर्टेंट, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन। whenever you have a verb in front of you, you should ask certain questions। क्या हैं वो क्वेश्चंस, आप देखें कि वो स्ट्रेट वर्ब है या एक्शन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है। एक्शन वर्ब है तो ट्रांजिटिव है, इन ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव है तो उसका ऑब्जेक्ट देखें कि उसका ऑब्जेक्ट कहाँ पे है। तो दीज थिंग्स आर वेरी मच इम्पोर्टेंट। यही चीज़ें आपको हेल्प करेंगी व्हेन यू विल बी क्रिएटिंग योर ओन लैंग्वेज। एंड नेक्स्ट देन एंड देयर बाय, ये देयर बाय दिस इज अ वर्ड I did not find very frequently when I am studying some text, some English text। तो इसका भी आपने बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है। Prevent mean to stop, and then the spread of certain disease, again a noun phrase। देखें इस noun phrase को किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया गया है। All these things are very much important, और आपकी टेक्स्ट के साथ इंटरेक्टिविटी मैक्सिमम होनी चाहिए। आपको व्हाट वी कॉल रीड बिटवीन द लाइंस की हैबिट डेवलप करनी चाहिए। आप अच्छी तरह से कंसंट्रेट करके देखें कि टेक्स्ट किस तरह से डिफरेंट काइंड्स ऑफ आइडियाज़
कम्युनिकेट करते हैं. Of course, as far as ideas are concerned, your textbook is not enough. You should study other texts, our texts, uh, beside your beside your textbook, because when you are studying from different sources, you are getting more and more ideas, and those ideas are getting accumulated into your mind. And when you have those ideas in your mind, you can use them whenever you want. Nevertheless, अगले sentences को देखें. A century ago, it was a common practice in many cities to bring water by the bucketful for household use. इस सेंटेंस को देखें कि किस तरह से इस सेंटेंस में डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रेजेस अरेंज की गई हैं. अ सेंचुरी अगो एक एडवर्ब फ्रेज को सेंटेंस के शुरू में लिख दिया गया है. अब यहाँ पे इसकी मेन सेंटेंस है इट वॉज कॉमन प्रैक्टिस. ठीक है, तो ये इसका मेन सेंटेंस है. यहाँ पे इसका सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है. एंड देन इन मैनी सिटीज़, ठीक है, एक प्रपोजिशनल फ्रेज है. आई एम टॉकिंग अगेन एंड अगेन. कीप दिस फ्रेज थिंग इन योर माइंड एंड ट्राई टू कंस्ट्रक्ट these phrases, different types of phrases. Again, to bring water, infinitive phrase, by the bucketful, prepositional phrase, for the household use, again एक prepositional phrase. तो डिफरेंट prepositional phrases यूज करके आप अपने sentences को किस तरह से लेंथी कर सकते हैं, किस तरह से उनको लेंथ दे सकते हैं, उनमें ज़्यादा आइडियाज़ प्रेजेंट कर सकते हैं. दिस इज़ अ ग्रेट थिंग एंड यू शुड लर्न दिस आर्ट. आपको ये स्किल, आपको ये आर्ट आना चाहिए कि आप एक सेंटेंस में बहुत सारे आइडियाज़ को किस तरह से इकट्ठा कर सकते हैं. ऑफ कोर्स आप या तो ज़्यादा क्लॉजेज यूज़ कर रहे होंगे सेंटेंस में, या ज़्यादा फ्रेजेस यूज़ कर रहे होंगे, तभी आप एक सेंटेंस में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकेंगे. तो आप इसको सीखते कहाँ से हैं? ऑफ कोर्स यू लर्न दीज थिंग्स फ्रॉम मास्टर राइटर्स. उनसे सीखते हैं आप कि किस तरह से वो सेंटेंसेस को, अपने सेंटेंसेस में ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ प्रेजेंट करते हैं, क्या करते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस देखें. वाटर हैड टू बी कैरिड अ कंसिडरेबल डिस्टेंस फ्रॉम द वेल टू द होम. अगेन लुक एट डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रेजेस जो यहाँ पे फ्रेजेस यूज हो रही है. हैड टू बी कैरिड, वह फ्रेज, इस स्ट्रक्चर को जहन में रखें. अ कंसिडरेबल डिस्टेंस, एक नाउन फ्रेज. फ्रॉम द वेल टू द होम, अगेन prepositional phrase. These phrases are very much important. Clauses are also very much important. तो आपको आइडिया होना चाहिए किस तरह से राइटर इन फ्रेजेस, इन क्लॉजेस को कंस्ट्रक्ट करते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस को देखें ज़रा. इट वॉज देयरफॉर. अब ये देयरफॉर को यहाँ पे यूज करने का क्या फ़ायदा है? ठीक है, ट्राई टू फाइंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन. कि देयरफॉर को राइटर इजीली सेंटेंस के बिगिनिंग में यूज कर सकता था, बट ही हैज़ नॉट यूज्ड इट इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस. और यहाँ पे देयरफॉर यूज करने से किस किस्म का इफेक्ट क्रिएट हो रहा है? इट वाज यूज्ड वेरी स्पेरिंगली. स्पेरिंगली क्या होता है? इकोनॉमिकली, बड़ा किफ़ायत शारी से इसको यूज़ किया जाता था. आगे देखें, एक फॉर बैथिंग एंड क्लीनिंग पर्पसेस. अगेन प्रपोजिशनल फ्रेज है. इसकी कंस्ट्रक्शन देखें किस तरह से ये कंस्ट्रक्ट हुई है कि पहले क्या है, एक प्रपोजिशन है, देन प्रेजेंट पार्टिसिपल, कंजंक्शन, प्रेजेंट पार्टिसिपल, नाउन. तो दिस इज द कंस्ट्रक्शन. ऑफन, ये ऑफन ट्रांजिशन, इस किस्म के वर्ड्स का
भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें कि राइटर इनको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। Often it came from sources that contained disease producing germs. Disease producing germs, again noun phrase, गौर करें किस तरह से ये noun phrase construct हुई है. And from sources, prepositional phrase that contained, subordinate clause है of course. ठीक है, किस किस्म की ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, बार बार हम बात कर चुके हैं. क्या कहेंगे आप इसे, ये नॉन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है. कमेंट्स में लाजमी मेंशन करें, क्योंकि जब आप लैंग्वेज के साथ, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, व्हेन यू आर इंटरेक्टिंग विद योर टेक्स्ट इन दिस फैशन, तो आप विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आप टेक्स्ट के एक्सपर्ट बनने लगते हैं. एंड दिस एक्सपर्टीज इज एवरीथिंग. इसी के लिए आप सब कुछ करते हैं, और एक मर्तबा आप एक्सपर्ट बन जाते हैं, यू स्टार्ट क्रिएटिंग योर ओन लैंग्वेज, तो आप एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अपनी लाइफ में अबूर कर लेते हैं, एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अपनी लाइफ में अचीव कर लेते हैं. नेक्स्ट सेंटेंसेस को देखें ज़रा. Towns and cities today have water systems that usually provide water enough for household use. इस सेंटेंस को देखें. Towns and cities today, बार बार ये वर्ड टुडे यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पे राइटर ने इसे सेंटेंस के बिगिनिंग में लिखने की बजाय सब्जेक्ट के बाद में लिखा है. वाई, क्यों? आइडिया गैस कर सकते हैं आप? अगर आप गैस कर लें तो कमेंट्स में लाजमी मेंशन कीजिए. हैव वाटर सिस्टम्स, एंड ये दैट से क्लॉज शुरू हो रही है, ऑफ कोर्स सबऑर्डिनेट क्लॉज है. दैट सिस्टम्स वाटर सिस्टम्स को पॉइंट कर रहा है, तो दैट एक प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, तो रिलेटिव क्लॉज है. ठीक है, और इनफ का यूज़ भी दिखेगा. इनफ एक एडजेक्टिव है, लेकिन ये प्रेडिकेटिवली यूज़ होता है. इनफ वाटर की बजाय वाटर इनफ इस तरह से यूज़ हुआ है. फॉर हाउस होल्ड यूज़, अगेन एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है. वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स इन द ग्रोथ ऑफ सिटीज़ हैज़ बिन टू प्रोवाइड सफिशेंट वाटर फॉर to meet the many needs of an increasing population. इस सेंटेंस को देखें. वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स, किस किस्म की फ्रेज है ये. और अब इसके साथ जो वर्ब आप नोट करें, हैज़ बिन, सिंगुलर वर्ब लगा है. इस स्ट्रक्चर को भी आपने बहुत ज़्यादा जहन में रखना है कि देयर आर सेंटेंसेस विच स्टार्ट विद इंडेफिनिट प्रोनाउन वन. ठीक है, और उनके बाद कोई प्लूरल नाउन होता है, लेकिन वर्ब जो है वो सिंगुलर लगता है. एंड देन अगेन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रेजेस, जिससे सेंटेंस में डिफरेंट आइडियाज़ प्रेजेंट किए गए हैं. टू प्रोवाइड सफिशिएंट वाटर, टू मीट द मैनी नीड्स ऑफ एन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेजेस यूज हुए हैं. उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखें. राइटर ने ऊपर अपना थीसिस सेंटेंस दिया, एंड देन ही इज़ ट्राइंग टू एक्सप्लेन व्हाट ही वांट्स टू से, और अब वो एक एग्जांपल के थ्रू अपना पॉइंट स्ट्रेंथन कर रहा है, अपने आर्गूमेंट को स्ट्रेंथन कर रहा है. लॉस एंजलिस has solved the problem by bringing water to the city from the Colorado River 544 kilometers away. ठीक है, इस सेंटेंस को भी देखें कि राइटर ने किस तरह से एक एग्जाम्पल को यूज़ किया है. लॉस एंजलिस ऑफ कोर्स अ वेरी फेमस अमेरिकन सिटी, और किस तरह से वो कोलोराडो रिवर से वाटर लेके आए हैं, और वो सिटी 544 किलोमीटर्स, रिवर सिटी से 544 किलोमीटर्स दूर है. कंसिडरेबल डिस्टेंस है. अमेरिका इज़ अ रिच कंट्री, वहाँ पे ऑफ कोर्स
सबसे ज़्यादा साइंस से फ़ायदा उठाया गया है, इसी वजह से वो रिच हैं और इसी रिचेस की वजह से उन्होंने अपने डिफरेंट प्रॉब्लम्स को बड़ी आसानी से सॉल्व किया है। But these sentences again, and vocabulary is not difficult. Important thing जिसका आपने देहन जिस पे आपको काम करने की ज़रूरत है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। कि लाइक ये देखिए इस फ्रेज़ को 544 किलोमीटर्स अवे, ये एक अपोजिशनल फ्रेज़ यूज़ की है एक्सप्लेनेशन के लिए कोलोराडो रिवर के बारे में, बजाय कि क्लास यूज़ करता, राइटर ने एक फ्रेज़ यूज़ करके काम चलाया है। सो दिस इज़ वेरी मच कॉमन। आप जब इंग्लिश टेक्स्ट को अपनी टेक्स्ट बुक को ही क्लोजली पढ़ेंगे तो आपको इस किस्म की फ्रेजेस, इस किस्म की टेक्निक्स बहुत ज़्यादा कॉमन मिलेंगी और आपने इन पर कंसंट्रेट करना है, रुक के इनको देखना है, इनको समझने की कोशिश करनी है एंड देन इस जैसी फ्रेजेस कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करनी है। दिस इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड ऑफ यू। और ऑफ कोर्स योर प्रैक्टिस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। if you go on looking at something, explaining that thing for a very long period of time, but you do not practice, you do not actually try to create that kind of sentences, that kind of phrases, that kind of clauses, you will never be able to write your own language। कभी भी आप अपनी लैंग्वेज नहीं लिख पाएंगे। and the only thing of course then you will be doing is cramming and writing on your papers what you have crammed from different sources। और क्रैमिंग के बहुत सारे नुकसानात हैं, आपको इन नुकसानात का पता होना चाहिए। जब आप सोचते हैं तो आपका माइंड ग्रो करता है और आपके माइंड की यही ग्रोथ इम्पोर्टेंट होती है आप में एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पिरिट पैदा करने के लिए। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पिरिट्स ही किसी भी कौम का बहुत बड़ा असासा होती हैं। अगर लोगों में प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की आदत डेवलप नहीं होती, इन द फर्स्ट प्लेस वो किसी प्रॉब्लम को एनालाइज नहीं कर सकते एंड दूसरी बात कि वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते या उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस ढूंढ नहीं सकते, तो वो इस किस्म के लोग जस्ट डेड 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 बॉडीज़ हैं। वो हैं तो एग्जिस्ट तो करते हैं फिजिकली बट दे डू नॉट हैव any advantage or they do not have any contribution in the world which is changing every moment। अब तो दुनिया में चेंज की स्पीड जितनी तेज़ हुई है पहले शायद कभी भी इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं थी। अब ऐसे लोगों की ज़्यादा ज़रूरत है जो प्रॉब्लम्स को रिकग्नाइज कर सकें, जो प्रॉब्लम्स को एनालाइज कर सकें और जो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस प्रेजेंट कर सकें। एंड देन प्रॉब्लम्स के एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस होने चाहिए और तभी आप किसी कॉस्ट इफेक्टिव और सस्टेनेबल सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। बहरहाल ये दो सेंटेंसेस और देखें, दो या तीन, इसके बाद जो है वो हम today's lecture we will wrap and we will talk about the remaining text in our next lecture. Look at these sentences. Carried through a pipeline or aqueduct, 1,000 million liters of water are delivered to the district daily। सेंटेंस को इसको देखें ज़रा गौर से। कैरिड थ्रू अ पाइपलाइन और एक्विडक्ट, अब ये अगेन एक पार्टिसिपियल फ्रेज है लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल की बजाय पास पार्टिसिपल यूज हुए। तो इस किस्म की फ्रेजेस कंस्ट्रक्ट करना सीखें कि किस तरह से इस किस्म की फ्रेजेस कंस्ट्रक्ट होती हैं। ऑफ कोर्स कोई और पास पार्टिसिपल यूज़ करें,
प्रपोजिशन यूज़ करें एंड देन कोई नाउन फ्रेज यूज़ करें तो आप एक पार्टिसिपियल फ्रेज कंस्ट्रक्ट करने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है, बाकी इस सेंटेंस में कुछ भी नहीं है, एक इंफॉर्मेशन आपको दी गई है और आपने जो है वो आइडिया यही करना है कि इस इंफॉर्मेशन को किस तरह से कन्वे किया गया है। देन नेक्स्ट सेंटेंस देखें, दिस इज अ रिमार्केबल एडवांस। रिमार्केबल क्या होता है? कंसिडरेबल, ऑफ कोर्स पहले वर्ड आ चुका है। फ्रॉम द बकेट सिस्टम ऑफ सप्लाइंग होम्स विद वाटर। अब देखें इस सेंटेंस को भी किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया गया है, फ्रेजेस कितनी इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम द बकेट सिस्टम एक प्रपोजिशनल फ्रेज है, ऑफ सप्लाइंग होम्स विद वाटर अगेन एक प्रपोजिशनल फ्रेज। ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रपोजिशनल फ्रेजेस, दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। और डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रेजेस, नाउन फ्रेजेस हो गई, उनमें कोई भी इन्फिनेटिव फ्रेजेस वट एवर उनकी काइंड्स हैं, आपने उनको देखना है कि वो कहाँ पे किस तरह से यूज होती हैं। एंड देन ऑफ कोर्स देयर आर सेंटेंसेस के सिंपल सेंटेंसेस, समटाइम्स आप उनमें ज़्यादा आइडियाज़ प्रेजेंट कर सकते हैं। एंड आई एम टेलिंग इट अगेन एंड अगेन, दो के रेपिटेशन is not a good thing when you are repeating a thing again and again and again, so it becomes something boring. But teachers, they are boring person, believe me। ये आपको बोर करते रहते हैं, बार बार आपको बताते रहते हैं कि दिस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, दिस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, दिस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, यू मस्ट पे attention to it, you must pay attention to it, you must pay attention to it, you must learn it, you must learn. They keep on telling this kind of things. So teachers are very much boring people, but they do so uh, so that you can understand the importance of different important things। ठीक है जी, तो ये तो था आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने डिफरेंट चीज़ों को देखा। आप इस पूरे लेसन को जहाँ तक आप देख सकें, वोकेबलरी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आइडियाज़ को अंडरस्टैंड करना मुश्किल नहीं है। स्ट्रक्चर्स पे अगर आप गौर करेंगे तो आइडियाज़ ऑटोमेटिकली आपके जहन में रह जाएंगे। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं जो पैसेज आज हमने डिस्कस किया उनमें, के हाउ वाटर वाज कैरिड टू होम्स इन द पास। ठीक है, और इसी तरह से कि व्हाट वर द सैनिटरी कंडीशंस लाइक इन द पास। ठीक है, व्हाट डिजीजेस स्प्रेड due to the lack of sanitary conditions, and how Los Angeles has solved the problem of water supply। तो ये these are the important questions जो आपसे पूछे जा सकते हैं। ये आज जो टेक्स्ट हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया। Inshallah, we will be talking about other things in the coming chapter, coming lectures। जो lectures हम बाद में आएंगे डिस्कस करेंगे, उनमें हम इन चीज़ों को और चीज़ों को डिस्कस करेंगे विच आर रेलिवेंट। लेकिन आपने कुछ चीज़ों को कैरी करना है कि एक राइटर किस तरह से एक होल टॉपिक को डिफरेंट पैराग्राफ्स में ब्रेक करता है, एंड देन हाउ sentences are arranged in the paragraph के जनरली जो आपके पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस होता है वो टॉपिक सेंटेंस होता है। राइटर उसमें किसी इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बात करता है, देन ही ट्राइज टू एलेबोरेट हिज पॉइंट, वो एविडेंस देता है, एग्जाम्पल्स देता है, और जो चीज़ वो डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करता है इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट हिज आइडियाज़। अपने भी यही चीज़ सीखनी है, बिकॉज इन फ्यूचर आप भी रिलाई कर रहे होंगे अपनी राइटिंग एंड स्पोकन स्किल्स पे टू कम्युनिकेट योर ओन आइडिया।